नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं हरीश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने एकेडमी प्लस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैंने आपके लिए एसएससी जीडी स्पेशल मैथ की सीरीज चला रखी है, जिसमें मैं आपके 3 टेस्ट करा चुका हूं और ये उसी क्रम में आपकी प्रैक्टिस सेट नंबर जो तीसरा कराया था उसी का ये सेकंड पार्ट है। मैंने उसमें आपको 9 क्वेश्चन करा दिए थे। 9 क्वेश्चन से आगे ये आपके उसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे साथ अच्छे से मेहनत करते हो तो आपके 20 में से 20 नंबर मैथ में कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अगर हम जो ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, पिछली बार जो 2021 में पेपर हुआ था वहाँ पर भी हमारे कई स्टूडेंट ऐसे रहे थे जिन्होंने मैथ रीजनिंग में, क्योंकि उस समय 25-25 का आता था, तो 25-25 में से मतलब 24-24 नंबर उन्होंने किए थे। तो आप भी अगर मेहनत करोगे तो ज़रूर आपके नंबर अच्छे आने वाले हैं। तो चलते हैं दोस्तों सीधा क्वेश्चनों की तरफ। क्वेश्चन आपके किस प्रकार हैं, तो क्वेश्चन नंबर देखिए। ये क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन है। जब किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 164 रुपये की वृद्धि कर दी जाती है तो 12% की हानि 8.5% के लाभ में बदल जाती है। तो वस्तु का क्या निकालना है? क्रय मूल्य। तो देखो दोस्तों, आप जानते हो क्रय मूल्य क्या होता है। किसी का भी क्रय मूल्य हम क्या मानेंगे? 100। तो देखिए, मैं इसमें जो बोला गया है, मान लीजिए ये कह रहा था 12% की हानि हो रही थी। पहले जितने में बेचता था, अगर मैं इसको 12% की हानि पे बेचूंगा तो कितने की बिचेगी ये? 88 रुपये की। अगर बात करते हैं इसी वस्तु को, यदि मैं चाहूँ कि 8.5% का लाभ हो तो कितने की बिचेगी? 108.5% की, क्योंकि 8.5% का लाभ हो गया। तो ये इसका दूसरा एसपी हो जाएगा। तो कहने का मतलब था 88 से अगर मैं इसको इतने की बेचता हूँ तो कितना ज़्यादा करके बेच रहा हूँ? ये ज़्यादा कितना है? ये इससे 20.5। वैसे अधिक करके जो बेच रहा हूँ, ये इससे बताइए अधिक कितना है ये? तो ये अधिक जो निकला है ये बैठा है 20.5। और यहाँ पर कितना अधिक बोला है? विक्रय मूल्य में कितने की वृद्धि कर रहा है? 164 की। देखिए, इसकी अपेक्षा इसमें जो वृद्धि हुई है कितने की हुई है? 20.5 की। और यहाँ पर वृद्धि कितने की हो रही है विक्रय मूल्य में? 164 की। तो 20.5 की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 164। और पूछा क्या है इसने? क्रय मूल्य। तो आपको इसकी वैल्यू क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे? देखिए, 164 में 20.5 का भाग दे देंगे तो 1 की वैल्यू निकली आएगी, और 100 की गुणा कर देंगे तो ये आपका क्या निकली आएगा? क्रय मूल्य। ऐसे सॉल्व करिए। सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने से हमारा आ जाएगा। देखो, मैं पॉइंट काट रहा हूँ, 1 0 बढ़ गई। अब इससे इसको काटते हैं तो इससे कट जाएगा ये 8 बार। तो 8 की गुणा इससे करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा आपका आंसर? 800। तो हमारा 800 क्या आ जाएगा? राइट आंसर। तो देखिए, इसका क्रय मूल्य कितना है? 800। आप डायरेक्ट भी कह सकते थे, देखो 12% की हानि अगर 8.5% लाभ में बदल रही है तो कहीं ना कहीं चीज़ ज़्यादा करके बेची गई होगी, तभी हो सकता है। तो हमने देखा परिवर्तन जो हुआ है 12% हानि और 8.5% लाभ, तो टोटल परिवर्तन होगा ये 20.5% का। क्योंकि हानि अगर लाभ में कन्वर्ट हो जाए तो एक प्रॉफिट हो एक लॉस हो, तो अंतर पे दोनों जुड़ जाते हैं। तो 20.5% की वृद्धि हो रही है। टोटल रुपए में कितने की वृद्धि हो रही है? 164 की। तो 20.5% की वैल्यू दे रखी है 164, और पूछ कितने की वैल्यू रहा है? 100% की, क्योंकि क्रय मूल्य क्या होता है? 100%। तो हमारा क्या आ जाएगा? सीधा आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है आपका वो इस प्रकार है। ये जो पूछा गया था आपका, ये क्वेश्चन जो आया है ये आपका औसत से है। देखिए, इसमें क्या बोला है? 5 संख्याएं हैं। पहली 4 संख्याओं, देखो 5 संख्याएं मान लीजिए, कोई भी 5 संख्या मान ली आपने, A B C D E, ये 5 संख्याएं मान ली आपने। ठीक है, ये कह रहा है पहली 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या के 5/6 के बराबर है। तो 5वीं संख्या के कितने के बराबर है? 5/6 के बराबर है। इसमें कह रहा है यदि सभी 5 संख्याओं का औसत कितना है? 26। तो देखो, सभी 5 संख्याओं का औसत कितना दिया है? 26।
तो इसने पूछा है पांचवी संख्या ज्ञात करें। तो देखो 5 संख्याओं का औसत 26 दिया है, तो हम इसका क्या निकाल सकते हैं, योग। अगर बात करूं इन 5 संख्याओं के योग की, तो मैं योग निकाल सकता हूं a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। मैं क्या निकाल सकता हूं इन सब का योग। तो योग कैसे आएगा, औसत गुणा नंबर, 26 की 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 130। तो हमारा योग कितना निकल के आया 130। फिर बोला है इसने पहली 4 संख्याओं का औसत। तो औसत क्या होता है, योग बटे नंबर। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बटे 4। तो ये क्या निकल आएगा, पहली 4 संख्याओं का औसत बराबर जो दिया गया है पांचवी संख्या। पांचवी संख्या क्या मानी है हमने, ई। उसका कितना है 5 बटे 6। तो मैं यहाँ से काटूंगा तो 2 बार, 2 से 2 बार और 2 से 3 बार, 2 की गुणा कर दीजिए। तो ये बनेगा आपका a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की बात करते हैं, ठीक है। तो ये बनेगा आपका 5 दूनी 10। तो ये बनेगा आपका 10 ई अपॉन 3। इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 5 दूनी 10 ई अपॉन 3। इसी प्रकार अब हमें पता है कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का मान कितना है 130 है। अगर मैं इस वैल्यू को समीकरण नंबर, मान लीजिए समीकरण नंबर कौन सी है आपकी फर्स्ट, अगर मैं इस वैल्यू को इसमें पुट कर देता हूँ, इसकी जगह पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या बनेगा आपका, फर्स्ट से रखिए, फर्स्ट से देखिए, अगर मैं इसमें पुट कर देता हूँ तो ये बनेगा आपका, ये आएगा आपका, इसकी वैल्यू रखिए 10 ई अपॉन 3 बरा प्लस ये क्या है आपका ई। ये मान मैंने कहाँ रख दिया, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू इस समीकरण में। जब इस समीकरण में रख दूंगा तो यहाँ रखेंगे तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 10 ई बटे 3 प्लस ई बराबर कितना दिया आ जाएगा ये 130। तो देखो ये बनेगा 3 एकम 3 ई और 10, भाई 3 ई और 10 ई कितना हो जाएगा 13 ई। तो ये बन जाएगा दोस्तों 13 ई अपॉन 3 बराबर 130। 3 से 13 से काटिए इसको तो ये 10 बार कट जाएगा। तो ई की बात करते हैं, ई का मतलब पांचवी संख्या, तो 10 तिया 30। तो हमारी पांचवी संख्या क्या आ जाएगी 30। तो 30 इसका क्या आ जाएगा दोस्तों राइट आंसर। तो देखिए 30 जो दिया गया कौन से ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर 3। बस आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे ध्यान देना है, ये ए बी सी डी का जो मान है वो कहाँ रख देना है यहाँ पर। तो यहाँ पर रखेंगे 10 ई बटे 3, तो 10 ई बटे 3 प्लस ये क्या है ई बराबर 130। ई को इसके साथ जोड़ेंगे तो ई का मान ये निकल ही आएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है आपका वो इस प्रकार है। ये जो क्वेश्चन है आपका, इसमें कहा गया है एक व्यापारी एक वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है या किया है कि उसे वस्तु के क्रय मूल्य पर 28% का लाभ अर्जित हो। देखो 2021 में जो एसएससी जीडी का पेपर हुआ था उसमें प्रतिशतता, लाभ, हानि, बट्टा, इनसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये भी आपका लाभ हानि चैप्टर से ही क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए क्या आएगा, लाभ हानि बट्टे से है। तो देखो मैं पढ़ के बताता हूँ। इसमें बोला एक व्यापारी ने एक वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित किया कि उसे क्रय मूल्य पर 28% का लाभ अर्जित हो। देखिए मान लीजिए किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है 100, लेकिन उसने ऐसे अंकित कर दिया एमआरपी। एमआरपी का मतलब होता है अंकित मूल्य। तो उसने अंकित किया कि उसे क्रय मूल्य पर कितने का लाभ हो 28% का लाभ हो। तो उसने लिख दिया इस पर 128। अगर 100 पर अगर कोई चीज़ मान लीजिए 100 रुपये की पड़ती है, अगर मैं उस पर 128 रुपये की पर्ची लगा दूं तो मुझे क्या परसेंट का लाभ होगा 28% का। तो इसने बोला इसे अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर बेच दिया। तो यहाँ पर जो दिया गया है क्या दिया गया है डिस्काउंट। डिस्काउंट जो दिया गया है वो कितने परसेंट का 15% का। 15% का डिस्काउंट देकर उसने इसको क्या कर दिया सेल कर दिया, बेच दिया। जब इसको बेच देगा वो, तो देखिए
15% का डिस्काउंट निकालिए। तो देखो 15% का डिस्काउंट अगर मैं निकालता हूँ इस पर, तो देखिए आपका ये बैठेगा 128 गुणा, भाई 15% छोड़ रहा है, वो छूट दे रहा है, तो इसका मतलब वो उससे कितना लेगा 85%, 85/100। तो काट पीट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए मैं इसमें 5 से काटते हैं इसको, 5 से कटा था ये 17 बार, 5 से कटेगा ये 20 बार। अब इसको मैं 4 से काटूंगा, तो 4 से जो 128 कटेगा ये 32 बार कटेगा, और ये कटेगा आपका 5 बार। तो 17 की गुणा 32 से करते हैं, तो ये आया था आपका 544। और इसमें अब भाग किसका देना है, 5 का। तो 5 का भाग दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो देखो 5 का भाग देते हैं, तो ये कटेगा आपका 5 एकम 5, उताली ना 4 ना जाएगा, 44, 5 अट्ठे 40, 4 बचेगा, दशमलव से 0 बढ़ा लेंगे तो 5 अट्ठे 40। तो कहने का मतलब था जो हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी थी 100, ठीक है, और जिसपे हमने 28% लाभ सोचकर अंकित मूल्य लिखा था उस पर भी 15% का डिस्काउंट दे दिया, तो वो फाइनली हमारी कितने की बिच गई 108.8 की। तो बताइए 100 से कम है या ज़्यादा? तो आप बोलोगे सर ये 100 से ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है 8.8, और 100 पर अगर कोई चीज़ 8.8 ज़्यादा है तो आप डायरेक्ट क्या कह सकते हो 8.8% का क्या होगा उसे लाभ। तो इसमें 8.8% देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर आ जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किस प्रकार है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो आपका इस प्रकार दिया है। इसमें बोला गया है एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि 7 वर्ष में स्वयं से 70% अधिक हो जाती है। 8,000 रुपये की धनराशि पर समान ब्याज दर पर 3 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखो करना कैसे है हमें, इसने बोला गया है शुरू में बोला साधारण ब्याज की दर पर 7 वर्ष में स्वयं का कितना गुना हो जाती है 70% अधिक हो जाती है। तो देखिए मान लीजिए मूलधन जो है वो आपका कितना है 100 है, और वो जो प्रिंसिपल 70% अधिक हो जाती है तो कितनी हो जाती है 170। भाई 100 से अगर 170 हो जाती है 7 वर्ष में 70% अधिक होकर, तो 100 तो कहलाएगा मूलधन और 170 कहलाएगा मिश्रधन। तो हम देखेंगे ब्याज कितनी मिली है इसमें, ब्याज तो ब्याज कितनी आई 70, तो ये आपकी आ जाएगी ब्याज। अब ये 70 जो ब्याज मिली है, अब मैं दर निकालूंगा। देखो एक फॉर्मूला होता है PRT बराबर SI गुणा 100 बटे 100 यहाँ लिख लीजिए। अब साधारण ब्याज के साथ लिख लीजिए मूलधन की वैल्यू कितनी है 100, दर की वैल्यू मुझे ज्ञात करनी है, समय कितना है 7 वर्ष, और ये ब्याज कितनी आई है 70 गुणा 100। तो इसे काट पीट मचाएंगे, तो काट पीट मचाने से कितना आ जाएगा, देखो 100 से 100 कट जाएगा, 7 से कितनी बार कट जाएगा 10 बार। तो R की वैल्यू कितनी आई 10%, और 10% का मतलब होता है 1/10। 10/100 हल करेंगे तो 1/10, 10/100 को हल करेंगे तो 1/10। तो ये आपका क्या आ जाता है, ये जो निकल के आया आपकी दर निकली आई। अब इसने पूछा है 8,000 रुपये की धनराशि पर समान ब्याज दर से 3 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखो मैं डायरेक्ट CI ऐसे भी निकाल सकता हूं इसमें CI। तो देखो आप इसमें कई तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। जैसे बात करते हैं कि देखो 10 पर कितनी, देखो R की वैल्यू 10%, 10% का मतलब 1/10, तो 10 पे ब्याज कितनी मिलेगी 1। तो यहां लिखेंगे आप मूलधन और यहां लिखेंगे आप मिश्रधन। तो देखिए कहने का मतलब है आपका धन हर बार कितना गुना होके चलेगा 10 पर 1 ब्याज, तो 11/10 गुना, 11/10 गुना चलता रहेगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज हो नेक्स्ट ईयर की या मेरे भाई प्रीवियस ईयर से नेक्स्ट ईयर का मिश्रधन हो, तो ये जो होते हैं आपके समांतर श्रेणी में होते हैं, तो ये आपका 11/10 11/10 प्रत्येक बार होता रहेगा। तो कहने का मतलब 10 से कितना हो जाएगा 11,
क्योंकि मूलधन 10, 10 पर ब्याज कितनी 1, तो 10 से कितना हो जाएगा 11। अब जब 10 से 11 हो जाएगा तो एक बार में 10 से 11, ऐसी बार अगली बार भी 10 से 11, 10 से 11। तो कहने का मतलब है समय 3 वर्ष है तो इसकी भी घात 3 करिए, इसकी भी घात 3 करिए, क्योंकि 3 बार सेम प्रोसेस होगा। अब हमें करना क्या है इसमें, देखिए 10 का वर्ग करते हैं, 3 करते हैं तो यह आ जाएगा 1000, और 11 की 3 करते हैं तो यह आ जाएगा 1331। अब ये देखिए इसमें जो वैल्यू दे रखी है 8000, ये किसकी वैल्यू दे रखी है, मूलधन की। तो देखो इसकी वैल्यू जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है 8000, तो इसका क्या गुना है, 8 गुना। तो इसका भी हम क्या कर देंगे, सॉरी इसने क्या पूछा है, इसने जो पूछा है, इसने पूछा है ब्याज। तो देखो इसमें से मैं इसको घटाऊंगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी, अगर मिश्रधन में से मूलधन घटा दिया जाए तो क्या निकली आएगी ब्याज। तो घटाइए तो इसमें से घट के आएगा 331। हमें पता है एक की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने, देखो एक की जो वैल्यू दे, इसकी 1000 की वैल्यू दे रखी है इसने 8000, तो इसका क्या गुना दिया है 8 गुना। तो हमें पता पड़ गया एक की वैल्यू कितनी है 8। जब एक की वैल्यू 8 दे रखी है तो चक्रवृद्धि ब्याज कितने रेशियो आया 331, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसमें भी किसकी गुणा कर देंगे 8 की। तो यह आ जाएगा आपका 8 एकम 8, 8 तिया 24, 8 तिया 24 और 2 26, तो आंसर आ जाएगा 2648। देखिए 2648 कौन सा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो किस प्रकार दिया गया है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये जो दिया गया है, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये आपका नावधारा चैप्टर से है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लगाइए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। ये भी क्वेश्चन आपका 2021 जो आपका प्रीवियस ईयर में पेपर हुआ था उसी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका आंसर बताइए क्या आएगा। देखो इसमें जो बोला गया है, इसमें बोला गया है एक नाव 52 मिनट के कुल समय में धारा की विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर, देखो धारा की विपरीत दिशा में कितना गई है 10 किलोमीटर। तो देखो धारा की विपरीत दिशा में चलते हैं तो क्या होगा, नाव अपना मान लीजिए नाव की चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा बह रही है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा जो वेग है वो तो धारा को काटने में लग जाएगा, तो बचेगा कितना 7, क्योंकि विरुद्ध चलेंगे और पानी के साथ चलोगे तो स्पीड आएगी 10 नाव की और 3 धारा की, तो 10 और 3 13। तो लेकिन मैंने एक एग्जाम्पल दिया तो ये कह रहा था 10 किलोमीटर धारा की दिशा में, सॉरी धारा की विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर। तो धारा की विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर, दूरी कितनी 10, और चाल जो आएगी उस समय चाल आएगी आपकी a माइनस बी। भाई आप जानते हो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर जो होता है आपको पहले तो ये पता होना चाहिए, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी तय करी है 10 किलोमीटर और चाल क्या आएगी a माइनस बी। इसी प्रकार बात करते हैं धारा की दिशा में 11 किलोमीटर, तो धारा की दिशा में चलेंगे तो स्पीड आएगी a प्लस बी। देखो बात करता हूँ a, तो देखो मैं जो पढ़ाता हूँ a जो मानता हूँ, जो a स्पीड जो है वो मानते हैं हम नाव की, जो b स्पीड है वो मान लेते हैं हम धारा की, ठीक है। तो a स्पीड मैंने मान ली नाव की और b स्पीड मान ली मैंने धारा की, तो a माइनस बी और a प्लस बी। तो इस प्रकार ये तो रहा धारा के विरुद्ध चलने में लगा समय और ये रहा धारा के साथ 11 किलोमीटर चलने में लगा समय। तो ये कुल जो समय दिया गया है ये दिया गया आपका 52 मिनट, 52 बटे 60 कर दीजिए, क्योंकि किलोमीटर ये किलोमीटर और ये मैंने जो स्पीड लिख रखी है किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से लिख रखी है, ठीक है। तो ये भी किस में होना चाहिए समय घंटे में, क्योंकि किलोमीटर और किलोमीटर प्रति घंटा, तो किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा तो मात्रक क्या आएगा घंटा। तो ये आपका 52 बटे 60, अर्थात अगर मैं इसको काटता हूँ तो ये आपका बैठना चाहिए 4 से 13 बटे 15। तो अब हमें पूछा क्या है इसमें एक चीज और बोली है, धारा की चाल कितनी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखो जब धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा दी है तो मैं इसको b की जगह क्या लिख सकता हूँ, b की जगह क्या लिख सकता हूँ, b की जगह लिख सकता हूँ 5 किलोमीटर प्रति घंटा।
और ये कितना आ जाएगा 5। तो ये बनेगा आपका a+5 और ये बनेगा आपका a-5, क्योंकि b की वैल्यू दे रखी है, धारा की गति दे रखी है। अब इसमें जो पूछा गया है, इसने पूछा है धारा की दिशा में, धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगी। तो देखो धारा की दिशा में अगर बात करते हैं धारा की दिशा में, तो नाव की चाल क्या होगी, a+b स्पीड आएगी। भाई इसने जो पूछा है, इसने पूछा है a+b स्पीड क्या होगी, ये मुझे ज्ञात करनी है, a+b स्पीड क्या होगी। तो देखिए ये जो ऑप्शन दिए हैं, इसको ऑप्शन से लगाइए, सबसे बढ़िया तरीका ऑप्शन। देखो ये जो सारे ऑप्शन दिए गए हैं, ये ऑप्शन कह रहा है पहला वाला कि मैं a+b स्पीड हूं, दूसरा ऑप्शन ये कह रहा है कि मैं a+b स्पीड हूं, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि मैं हूं, और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि मैं हूं। लेकिन इनमें से एक सही है और 3 गलत हैं, तो वो हमें सही वाला पहचानना है। तो देखिए जरा इसमें क्या करेंगे हम, मान लीजिए मैंने a+b स्पीड 30 मान ली, मान लीजिए 30 है, तो a+b अगर 30 है, ठीक है, तो a+b की वैल्यू 30 हो जाएगी। तो जिसमें हमें पता है कि b की वैल्यू कितनी है 5, भाई योग करके 30 बैठ रहा है, a+b अगर आपका 30 है तो a-b निकालेंगे तो वो कितना आएगा, वो आएगा आपका, अब एक चीज बताइए a+b जो माना मैंने 30 माना, जब 30 मानूंगा तो a+5 की वैल्यू 30, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 25, तो यहाँ 25 रखेंगे तो 25 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा ये 20। देखिए आप एक बार और समझ लीजिए, a+5 की वैल्यू मान सपोज करो 30 है, तो a+5 बराबर 30, तो a का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 25, 25 में से 5 घटाएंगे तो ये पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लेता हूं तो ये कितना आएगा 60, 2 बार कटेगा 10 दूनी 20 प्लस 30 से 2 बार कटेगा ये तो 11 दूनी 22। अगर मैं इसमें इसको जोड़ता हूं तो बनेगा 30 दूनी, अच्छा ये कटेगा इससे, ये गलत हो गया, 20 तिया 60, तो 10 तिया 30, ये गलत हो गया, काटिए। तो इसका एलसीएम बना 60, 20 तिया 60, 10 तिया 30 प्लस 30 से कितनी बार कट जाएगा 2 बार, जब 2 बार कट जाएगा तो 11 दूनी 22। अगर मैं इसमें इसको जोड़ता हूं तो ये बनेगा आपका 52/60, तो 52/60 ही बनना चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा राइट आंसर हो जाएगा इसका, पहला। तो इसका पहला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर समझ लीजिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए समय बराबर दूरी बटे चाल। दूसरी बात, जो नाव की स्पीड है वो मान ली मैंने, पहले से ही पता होना चाहिए आपको, कुछ भी कोई कुछ भी मान ले आप, कोई कुछ मानता है कोई कुछ मानता है, वो आप पे डिपेंड करता है। तो देखो मैं जो पढ़ाता हूँ मैं मानता हूँ ए स्पीड नाव और बी स्पीड मान लेता हूँ धारा की। तो इसमें जो पूछा गया है, किसमें जो पूछा गया है, इसमें पूछा गया है a+b स्पीड क्या होगी, मतलब धारा के साथ चाल नाव की क्या आएगी, जिसमें हमें पता है b का मान कितना दिया है 5। जब b का मान 5 दिया है तो आप इसको सीधा सीधा ऐसे भी लिख सकते थे, ये जो वैल्यू दे रखी है ये आपका a-5 है और ये a+5 है, ठीक है। अब हमसे जो पूछा गया है धारा के साथ चाल, अर्थात इसने जो वैल्यू पूछी है a+b का मान कितना है 5, ये वाली स्पीड बतानी है। तो मैंने ऑप्शन उठाया, मैंने कहा कि ऑप्शन जो है इसमें पहला ऑप्शन a+5 की वैल्यू मैंने ली 30, तो जब बताइए a+5 की वैल्यू 30 लूंगा मैं तो a की वैल्यू कितनी निकल के आएगी भाई, देखिए a+5 बराबर 30, तो a बराबर कितना निकल के आएगा 15, वो 25, इसमें से घटाएंगे 30 में से 5 घटाएंगे तो 25, तो 25 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, a-5 की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 20। मैंने इन दोनों को सॉल्व करके देखा, चेक करके देखा कि 52/60 या 13/50 आ रहा है, तो हमने चेक करके पाया कि ये हमें क्या मिल जाता है, बिल्कुल राइट मिल गया, क्योंकि इससे इसका 2 बार कटा 11 दूनी 22, इससे 3 बार कटा 10 तिया 30, जोड़ेंगे तो आपका 52/60 आ गया, तो हमारा क्या आ गया राइट आंसर।
तो इस ऐसे सवाल को हमेशा ऑप्शन से लगाइए, क्योंकि वैसे करेंगे तो आपकी इसमें द्विघात समीकरण बन जाएगी और उसमें समय ज़्यादा लग जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार है आपका, देखिए इसमें कहा गया है यदि 6225 की रुपये की धनराशि, ये रुपये की धनराशि को 3 हिस्सों में इस प्रकार बांटा जाए कि पहले हिस्से का 4 गुना, पहले हिस्से का 4 गुना, दूसरे हिस्से का 5 गुना तथा तीसरे हिस्से का 7 गुना, तीसरे हिस्से का 7 गुना क्या हो, बराबर हो, क्या हो, बराबर। तो मेरे भाई इसमें किसका निशान लगा लेंगे, बराबर का। फिर क्या करना है, मैं इसको रेशियो में कन्वर्ट कर देता हूं। तो रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो ये फर्स्ट अनुपात सेकंड अनुपात थर्ड, वो कैसे निकालेंगे, देखो इसके जो मल्टीपल हैं इनका एलसीएम लीजिए। 4 5 7 का एलसीएम क्या आएगा, 4 गुणा 5 गुणा 7 ही आएगा, क्योंकि तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। मैं इनके गुणांकों का एलसीएम लेता हूं तो ये आ जाएगा 4 5 7। अब क्या करेंगे, 4 से ये काटेंगे तो 4 कट जाएगा, तो क्या रहेगा 5 गुणा 7, तो 7 पंजे 35। तो फर्स्ट की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी रेशियो में, 35। इसी प्रकार अगर सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड की, इसी प्रकार थर्ड की। तो देखो सेकंड का मान निकालिए, 5 से 5 कट जाएगा, 7 चौक 28, तो इसका अनुपात आ जाएगा आपका 28। 7 से 7 कट जाएगा, 5 चौक 20, तो ये आ गया हमारा अनुपात फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का। इसने पूछा है पहले और दूसरे हिस्से के बीच में अंतर कितना है। तो पहले और दूसरे के हिस्से के बीच में अंतर देखिए कितने का दे रखा है, 7 का। यही हमें क्या करना है, ज्ञात, कि 7 की वैल्यू क्या होगी। भाई अंतर निकाला तो वो कितना आया, 7। अब ये बताइए धनराशि कितनी थी, ये 6225, कुल धनराशि थी 6225। तो जो किस अनुपात में बांटी गई है, इस अनुपात में। तो देखो इनका योग निकालिए, तो देखो 6225 जो वैल्यू दे रखी है वो किसका योग दे रखी है, वो दे रखी है 35 28 और 20। तो देखो जोड़ते हैं तो 20 और 20 40 और 8 48, 48 में 5 जोड़ेंगे तो आपका बैठेगा 53, 53 में 3 जोड़े 30 जोड़ेंगे तो ये बैठेगा आपका 83। तो दोस्तों 6225 रुपये जो वैल्यू दे रखी है, टोटल किस अमाउंट की वैल्यू दे रखी है, इस अमाउंट रेशियो की, ठीक है। तो ये रेशियो बना आपका 83, और निकालनी कितने की वैल्यू है आपको यहाँ से, 7 की, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड का अंतर निकालना है। तो इसे सॉल्व करिए, कितना आएगा, जल्दी से काट पीट करिए, और काट पीट करने से आपका क्या आ जाएगा, आंसर। तो देखो इससे मैं इसको काटता हूं तो कितनी बार कटेगा, ये इससे ये कटेगा कितनी बार, देखिए 75 बार, और 75 बार कट जाएगा, आप काट लेना। 7 की गुणा करिए इसमें, 7 पंजे 35 और 7 सत्ते 49 और 3 कितने होते हैं आपके 52। तो उत्तर आ जाएगा 525, 525 ऑप्शन नंबर 4। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर। देखिए पहले आपको ये लिख लेना है बराबर करके, फिर इसको अनुपात में कन्वर्ट कर देना है। और इस अनुपातिक योग की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6225, इसका भाग दे देंगे 6225 में 83 का अनुपातिक योग का, तो 1 की वैल्यू निकली आएगी। और निकालना किसका अंतर है, फर्स्ट और सेकंड का। तो फर्स्ट और सेकंड में अंतर कितने का आ रहा है, 7 का। तो जिसका मान निकालेंगे उसकी क्या कर देंगे, गुणा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किस प्रकार है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार दिया है। इसमें कहा गया जब एक तार को मोड़कर वृत्ताकार बनाया जाता है तो यह 18,634 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरता है। इसी तार को एक आयत बनाने के लिए मोड़ा जाता है जिसकी भुजाएं 5:6 के अनुपात में है। आयत की छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए।
तो छोटी भुजा की लंबाई पूछ रहा है, तो छोटी भुजा की लंबाई 5 होगी या 6? तो आप बोलोगे सर 5। तो कहने का मतलब है जो भी आंसर रहेगा वो 5 का मल्टीपल रहेगा। तो 5 का मल्टीपल तो इसमें ऑप्शन दूसरा दिया है और ऑप्शन तीसरा दिया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अभी हम फंस चुके हैं कि 2 ऑप्शन तो नहीं होने, लेकिन 2 ऑप्शन में से कोई सा भी हो सकता है। चलो चेक करेंगे कैसे करना है। देखो ये जो दिया गया है इतने सेंटीमीटर स्क्वायर का एक घेरा है, घेरे का मतलब है वृत्त। तो आपको पता होना चाहिए जो वृत्त होता है, वृत्त का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो देखिए यहां पर जो करेंगे हम सॉल्यूशन देखेंगे, पाई आर स्क्वायर की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 18,634। ये हमारी पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है। तो पाई का मान रख लेंगे, तो पाई का मान कितना होता है आपका 22/7। काट पीट मचाइए, यहां से हम किसका मान निकालेंगे, आर का। तो आर का मान कैसे निकलेगा, देखिए 22 से काटते हैं इसको, तो 22 से कटेगा ये, काटिए 22 से, 8 बार चला जाएगा, 8 बार जाएगा तो देखो भाग 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17। तो दोस्तों ये जो बचेगा आपका 10 बचेगा। जब 10 बचेगा उतार लेंगे आप 3। तो फिर देखिए 22 का भाग, तो 22 चौक 88, 4 बार चला जाएगा। 88 से बात करते तो ये बचेगा आपका 11 में से 3 जाए 8 जाएगा, सॉरी 13 में से 8 जाएगा तो 5, 9 में से 8 जाएगा तो 1, तो बचेगा ये 15। उतार लेंगे हम 4, तो ये जो जाएगा इससे 7 बार। तो कहने का मतलब है 22 से जो ये कटेगा 847 बार। देखो 22 से कितनी बार कटेगा, 847 बार। अब मैं आर स्क्वायर की बात करता हूं, तो आर स्क्वायर का जो मान बनेगा वो बनेगा आपका 847 गुणा 7। देखो ये कहीं ना कहीं जब एक साथ ये दिया है तो इसमें एक साथ जरूर कॉमन रहा होगा। तो 7 निकालिए इसमें से, 7 गुणा 7 एकम 7, बचेगा कितना भाई, 7 एकम 7 बचेगा 1, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 गुणा 7। तो देखो आर का मान निकालेंगे, इधर से वर्ग हटेगा तो इधर का वर्गमूल, तो 2 7 का वर्गमूल 1 7 और 121 का वर्गमूल 11। तो आर की वैल्यू आ जानी है दोस्तों 11 7 77 सेंटीमीटर। तो ये हमने क्या निकाल लिया, ये निकाल लिया त्रिज्या। उस वृत्त की त्रिज्या या वृत्ताकार तार जो घेरा बना रखा था उसकी वृत्त की त्रिज्या क्या आई है, 77 सेंटीमीटर। अब देखिए तार को मोड़कर आयत बनाएंगे, तार को मोड़कर अगर हम आयत बनाते हैं, ठीक है, तो 2 चीज समान होने वाली समान होंगी। वो 2 चीज क्या समान होंगी, वृत्त की परिधि, वृत्त की जो वृत्त की परिधि या परिमाप होता है, और आयत का परिमाप जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा बिल्कुल, क्योंकि उस तार से हमने आयताकार रूप में मोड़ा है उसको। तो देखिए मैं कैसे करूंगा, वृत्त का जो परिमाप होता है, वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर, और इसे मोड़कर क्या बनाया है हमने, इसे बनाया आयत। तो आयत का जो परिमाप होता है वो होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। अच्छे क्वेश्चन आए थे एसएससी जीडी में, प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे थे अच्छे क्वेश्चन थे, ये 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो 2 गुणा पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, और आर की बात करते हैं तो आर की वैल्यू आई है आपकी 77 बराबर 2 गुणा 2 लंबाई प्लस चौड़ाई की बात करते हैं तो देखो लंबाई का रेशियो कितना है 5 रेशियो, और चौड़ाई का कितना है 6 रेशियो। तो लंबाई चौड़ाई का रेशियो 5 और 6, तो ये बनेगा आपका 6 5 11 रेशियो, ये आपका बनेगा 11 रेशियो। देखो ये दिया है 5 रेशियो, ये दिया है आपका 6 रेशियो, तो बन जाएगा 6 और 5 11 रेशियो। तो देखो यहां से अगर मैं काटता हूं 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 7 से 11 बार कट जाएगा, और 11 से 11 कट जाएगा। आर की बात करता हूं, रेशियो की बात करता हूं, तो रेशियो का मान कितना आ जाएगा, यहां से ये आ जाएगा आपका 22।
तो कहने का मतलब है मुझसे जो पूछा गया है, कौन सी भुजा पूछी है? छोटी भुजा। तो छोटी भुजा अगर मैं निकालूंगा तो देखो छोटी भुजा कितने रेशियो दी है? 5 रेशियो। तो मुझे 5 रेशियो का मान निकाल देना है। तो देखो 5 गुणा रेशियो की वैल्यू कितनी आई है? 22। तो रेशियो की वैल्यू 22 आई है तो 22 में गुणा करिए। 22 पंजे कितना होता है? 22 पंजे जो होता है ये होता है आपका 110। तो आंसर आ जाएगा 110 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किस प्रकार है? देखो ऑप्शन से भी आना चाहिए, जैसे मैं कह रहा था ऑप्शन इन दोनों में से आने वाला है। ठीक है, तो अगर तुक्का भी मारते तो इस पे और इस पे तो नहीं मारे करेंगे, क्योंकि 5 का मल्टीपल क्या रहेगा हमारा? आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो आपका इस प्रकार है। इसमें कहा गया है ए किसी कार्य के 5/7 भाग को पूरा करने में 15 दिन का समय लेता है। बी की मदद से उन्होंने समूचे कार्य को 12 दिन में पूरा कर लिया। अकेले 20 कार्य को पूरा करने में कितने दिनों का समय लेगा? दोस्तों जो पहली क्लास थी मैंने उसमें भी बताया था काम समय का, जो 2021 में आया था एसएससी जीडी में क्वेश्चन, पहला दूसरा ही क्वेश्चन था वो। तो ये मैंने बताया था जब भी कोई व्यक्ति काम का हिस्सा करने में दिन लेता है तो हिस्से को उल्टा करके गुणा कर देंगे तो पूरे काम के दिन आ जाते हैं वो। तो देखिए इसका मतलब क्या है? 15 दिन जो ले रहा है वो कितने काम के ले रहा है? 5 काम के, क्योंकि 5/7 बोला है। कुल काम हो गया 7, 7 में से कितना काम? 5 काम। तो 5 काम करने में कितने दिन लेता है? 15 दिन। तो अगर मैं बात करूं ए अकेला पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो आप बोलोगे सर 15 गुणा 7/5। भाई 5 काम के 15 दिन, तो 7 काम के तो ज़्यादा दिन लगेंगे, तो ये कट के आ जाएगा आपका 7 तिया 21 डे। इसी प्रकार इसने बोला है उन्होंने समूचे कार्य को 12 दिन में पूरा किया। बी की मदद से उन्होंने समूचे कार्य को, तो बी की मदद का मतलब है ए प्लस बी दोनों मिलकर पूरे कार्य को कितने दिन में करते हैं? 12 डे में, ये दिया है। अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लेता हूं तो मेरे भाई ये क्या निकल आएगा? कुल काम। तो 21 का और 12 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 21 चौक 84। 84 इसका एलसीएम आ जाएगा। 21 से काटिए तो देखो इनकी कार्य क्षमता कितनी आएगी? 21 चौक 84। तो भैया ए की कार्य क्षमता जो आई वो आई 4 काम पर डे, और दोनों मिलकर करते हैं 12 से भाग दीजिए तो ये बनेगा 12 सत्ते 84। तो दोनों की क्षमता कितनी आई? 7। अब एक चीज बताइए आप मुझे कि ए की कार्य क्षमता जो है वो तो है 4 काम पर डे, और दोनों की मिलकर जो कार्य क्षमता है, दोनों की मिलकर जो कार्य क्षमता है वो दे रखी है आपकी 7 काम पर डे। तो ए का मान कितना आया देखना जरा? 4, और दोनों का योग आना चाहिए 7, तो इसकी क्षमता कितनी होगी? 3। तो इसमें पूछा गया है बी को अकेले इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो देखो बी अकेला जो करेगा इस कार्य को, कुल काम कितना दिया गया है? तो कुल काम देखिए कितना दिया गया है? कुल काम दिया गया है आपका 84। और बी की क्षमता की बात करता हूं तो बी की क्षमता जो दे रखी है वो कितनी निकल के आई है आपकी? 3। तो इससे इसको काट दीजिए तो कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6, 2 3 अट्ठे 24। तो आंसर आ जाएगा आपका 28 दिन। तो चेक करिए 28 दिन कौन सा ऑप्शन दिया है? ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार है आपका। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका समय दूरी से है, और इसमें जो बोला है, इसमें बोला है एक कार अपनी यात्रा के पहले 41 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करती है। पढ़ लिया होगा आपने। देखो एक कार अपनी यात्रा के पहले 41 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करती है। फिर बोला है शेष 23 किलोमीटर की दूरी 35 मिनट में तय करती है। कार की औसत चाल किसमें बतानी है? ध्यान रखना मीटर पर सेकंड में। तो देखो औसत चाल क्या होती है? औसत
चाल। एवरेज स्पीड जो होती है वो होती है कुल दूरी, कुल चली दूरी बटे इसे चलने में लगा कुल समय। तो देखो कुल चली दूरी जोड़ के बताइए दूरी कितनी बैठ रही है, आप जोड़िए इसे जल्दी से। दूरी बैठ रही है आपकी 41 किलोमीटर और 23 किलोमीटर। तो 41 और 23 ये आपका बैठेगा 64 किलोमीटर। और देखो किलोमीटर को मीटर में बदल लीजिए, गुणा 1000 मीटर। भाई 64 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। तो ये मीटर में बदल दिया। और समय जो लगा है वो लगा है कुल, जोड़ के बताइए 35 मिनट और 45 मिनट कितने होते हैं? 35 और 45 ये होते हैं आपके 80 मिनट। देखो मिनट को भी सेकंड में बदलूंगा तो गुणा 60। ऐसा इसलिए कर रहा हूं मैं, 64 किलोमीटर को मैंने मीटर में बदल दिया और जो ये आपके 80 मिनट आए थे कुल समय, इसको मैंने सेकंड में बदल दिया, क्योंकि आपका मात्रक आना चाहिए मीटर पर सेकंड। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, इसकी 2 जीरो काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गई। 8 का भाग देते तो 8 अट्टे 64। अब देखिए ये कितना आएगा? देखो 3 से अगर मैं काटता हूँ, 2 से काटता हूँ तो ये 3 बार कटेगा और 2 से कटेगा ये 4 बार। 10 चौक 40/3 मीटर पर सेकंड। तो चेक कर लीजिए ऑप्शन 40/3 किस में दिया है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बैठेगा, क्योंकि 40 में 3 का भाग दूंगा, 40 में 3 का भाग दूंगा तो ये आएगा 13 सही 1/3। तो ऑप्शन कौन सा है इसका? फर्स्ट राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आ गया होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका किस प्रकार है, ये आपका 18वां क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है ये भी आपका 2021 में ही पूछा गया है, प्रीवियस ईयर में। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? पढ़िए इसका आंसर क्या आएगा। इसमें बोला गया है एक दुकानदार ने, करिए, ये आपका क्वेश्चन मैंने साइड में कर दिया है। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। देखिए ये जो पूछा गया है इसमें कह रहा है एक दुकानदार ने 1200 रुपये, ये 1200 रुपये हैं, में 150 पेन के भाव पर पेन खरीदे और 1620 रुपये में 180 पेन के भाव पर बेच दिए। उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो किस तरीके से करना है ये हमें, देखिए मैं आपको बता देता हूं। एक तो होती है आपकी कीमत और एक होती है मात्रा। आप जानते हो लाभ परसेंट या हानि परसेंट की गणना हम तभी कर सकते हैं जब खरीदी गई मात्रा और बेची गई मात्रा कैसी हो? समान। तो देखो कीमत कितनी दी गई है, खरीदते में सीपी जो दिया गया है किस हिसाब से खरीद रहा है वो, इसने बोला है 1200 रुपये हैं और कितनी मात्रा खरीदी है इसमें, इसने खरीदे हैं 150 पेन। 1200 रुपये में 150 पेन खरीदे हैं और बेचे कैसे हैं उसने? 1620 रुपये में 180 पेन बेचे हैं। तो कहने का मतलब है मेरा खरीदने वाली मात्रा और बेचने वाली मात्रा कैसी होनी चाहिए? समान। ये हो गया कॉस्ट प्राइस और ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस। तो देखो मैं कैसे समान करूँगा, मैं समान इस तरीके से कर दूंगा। देखो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए और इसकी 150 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए। तो ऊपर देखो नीचे के मल्टीपल की गुणा यहाँ करेंगे और इसकी गुणा
यहाँ करेंगे तो ये क्या समान हो जाएंगी, मात्राएं, क्योंकि खरीदी गई मात्रा और बेची गई मात्रा क्या होनी चाहिए, समान, तभी हम पूरे सौदे पर प्रॉफिट या लॉस की गणना कर सकते हैं। तो देखो ऐसा नहीं है पूरी गुणा करने की जरूरत है, अगर इसमें कट रहा है तो इसे छोटा भी कर सकते हैं, जैसे 0 से 0 कट गया, 3 से काटता हूं तो 3 से कटेगा ये 6 बार और 3 से 5 बार, कहने का मतलब 6 और 5 की गुणा कर देंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो जब 6 की गुणा करूंगा तो 15 छिक्का 90, तो देखो 900 मात्रा ये हो जाएगी और 18 पंजे 90, 900 मात्रा ये हो जाएगी। तो मात्रा तो लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको क्या लिखना है, इसका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। तो देखो ये बनेगा 12 छीन 7200, 6 की मल्टीप्लाई इसमें भी करनी है इसमें भी, क्योंकि ये क्या वैल्यू होती है, ये रेशियो वैल्यू होती है, ठीक है। अब देखो 6 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये भी आ जाएगा, और 5 की मल्टीप्लाई यहाँ करें तो ये तो आ गया आपका कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस निकालिए, 0, 5 दूनी 10 की 0, 5 दूनी 10 की 0। अब मैं इसमें भाग करता हूँ, गुणा करूंगा सॉरी, 5 की 6 में 5 छंग 30, 30 और 1 31, 31 का 1, 5 एकम 5 और 3 8, तो ये आ जाएगा आपका एसपी, पहले निकल आया सीपी, अब निकाल दिया ये हमने एसपी। तो देखिए लाभ कितने का हो रहा है, घटाइए इसमें से, देखो कम की खरीदी ज़्यादा की बिच गई तो क्या होगा, लाभ, तो लाभ कितने का होगा, लाभ बराबर जो होगा इसमें से इसको घटाइए, 0 0, 11 में से 2 जाएगा तो आपका बचेगा 9 और ये बचेगा 7, तो 900 का लाभ हुआ। तो दोस्तों 900 का जो अब क्या निकालना है आपको, प्रॉफिट परसेंट। 900 का जो लाभ हुआ है, 900 का जो लाभ हुआ है वो किस पे हुआ है हमारा, 7200 रुपये पर। परसेंट में बदलेंगे तो गुणा 100, परसेंट में बदलेंगे तो गुणा 100। तो देखिए काट पीट मचाइए, 2 0 से 2 0 कट जाएंगी, 9 8 72। अगर मैं 100 में 8 का भाग देता हूं तो दोस्तों 8 से 100 कितनी बार कटेगा, 12.5 बार। तो ऑप्शन देखिए 12.5% का क्या होगा, लाभ। ऑप्शन नंबर चौथा क्या आ जाएगा इसका, राइट आंसर। तो सबसे पहले हमारा कर्तव्य क्या बनेगा, इसमें मात्रा समान करनी है। और मात्रा कैसे समान होती है, देखो इसके मल्टी 180 की यहाँ गुणा कर दीजिए, 150 की यहाँ गुणा कर दीजिए। अगर इसमें कट रहा है तो इसको भी काट के गुणा करिए, जैसे 0 से 0 कट गई थी, 3 से 6 बार, 3 से 5 बार, तो छोटा हो जाएगा। तो 12 छिंग 7200 और ये बनेगा आपका 16 पंजे 80, 20 पंजे 100, तो ये बन जाएगा आपका 8100। और आपको पता है ज़्यादा की बिच गई है, इसमें से इसको घटा देंगे तो लाभ आ जाएगा 900 का। किस पे हुआ ये, कॉस्ट प्राइस क्या है 7200, परसेंट में बदलेंगे तो गुणा 100, कट पीट के उत्तर आ जाएगा आपका 12.5%। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है आपका वो आपका इस प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो आपका इस प्रकार है। देखिए इसमें बोला है यदि निम्न 6 प्रेक्षणों x+2 x+5 x+8 x+11 x+14 और x+17 का औसत इतना है, तो प्रथम 3 प्रेक्षणों का औसत कितना होगा। तो देखिए औसत हमें पता है कितने प्रेक्षण हो गए, 1 2 3 4 5 6, ये 6 प्रेक्षण है जिनका औसत कितना दिया है 12.5। तो देखिए हमें पता है योग निकाल लेते हैं हम। योग बराबर कितना आएगा इनका योग निकालिए। योग बराबर क्या होता है, एवरेज गुणा नंबर। एवरेज कितना दिया है आपका 12.5 और नंबर कितने 6, तो गुणा करेंगे तो बनेगा 6 पंजे 30 की 0, 12 छिंग 72, 72 और 3 75, तो ये योग आ जाएगा आपका 75। वैसे जोड़ेंगे तो योग कितना बनेगा 1 2 3 4 5 6, 6x प्लस जोड़िए 5 और 2 7, 7 और 8 7, 15, 15 और 11 जोड़ते हैं तो 26, 26 और 14 ये बनेगा आपका 40, 40 में 17 जोड़ेंगे तो ये बनेगा 57, तो ये बनेगा आपका 57। तो 6x की जो वैल्यू आएगी दोस्तों, यहाँ से इसको इधर को पहुँचा दीजिए भाई। 75 में से अगर मैं 57 को घटाता हूँ तो घटाइए कितना आ जाएगा, तो ये घट के बचेगा आपका 75 माइनस 57, घटाइए कितना बैठेगा, तो ये बैठेगा आपका 18,
6x की वैल्यू 18, x का मान निकालेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जानी है 3। इसने जो पूछा है, इसने पूछा प्रथम 3 प्रेक्षणों का औसत। तो प्रथम 3 प्रेक्षणों का औसत कैसे निकालेंगे? प्रथम 3 प्रेक्षणों का एवरेज बराबर योग निकालिए। योग बनेगा 1 2 3, 3x प्लस जोड़िए 5 और 2 7, 7 और 8 15 बटे कितने प्रेक्षण है ये 3, क्योंकि एवरेज बराबर क्या होता है? योग बटे नंबर। तो मैं इसमें प्रथम 3 प्रेक्षण कौन कौन से ये वाले ऐड कर लूंगा। ऐड कर कर ये आ जाएगा 3x प्लस 15 बटे 3। x की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, तो यहाँ 3 रखिए, 3 तिया 9, तो ये बनेगा आपका 3 तिया। x का मान रख लीजिए। देखो x का मान कितना आया अभी निकल कर, हमारा 3 आया था। x का मान कितना आया था 3, तो देखो 3 रखिए, इसमें 3 रखते हैं तो ये आ जाएगा आपका 3 तिया 9, 3 तिया 9 प्लस 15 बटे 3, तो 3 तिया 9 और 15 कितने होते हैं आपके 24, तो ये आ जाएगा 24 बटे 3, 3 का भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा 8 आंसर। तो चेक करिए 8 कौन सा दिया है, ऑप्शन नंबर 8 दूसरा दिया है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे ये 20 क्वेश्चन ये आपके ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो अब जो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे। और जो मैंने आपके लिए सीरीज़ स्टार्ट की है ये आपका जो भी वर्तमान में 2023 में आपका एग्ज़ाम होगा जनवरी में, उन्होंने अप्रॉक्सीमेट बोला है, ये आपके उसी पर आपके नए पैटर्न पर आधारित हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन थे लगभग प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में ही आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आप अच्छे से इनकी तैयारी करिए, क्योंकि जब तक हम प्रीवियस ईयर नहीं लगाएंगे तब तक हमारा सिलेक्शन कोसों दूर रहता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से हमें पता चलता है कि क्या आया है और उसी के आधार पर नेक्स्ट ईयर में भी आने के चांसेस बने होते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं विदाई लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।